केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में हम ये पढ़ रहे थे कि जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, यानी अलग अलग बेसिस पे जो हमने क्लासिफिकेशन देखा है उसमें एक क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये जो क्लासिफिकेशन था फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे, उसमें हमने ये बात की हुई है, हमने यहाँ ग्रुप बनाए थे मेडिसिन के, और उस एक ग्रुप के अंदर मेडिसिन अलग अलग तरह की आती है। केमिकल नेचर उनका वैरी कर सकता है, उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर सबके काम सेम है। जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे एंटीपायरेटिक, वो मेडिसिन जो केमिकली अलग हो सकती हैं, बुखार हटाने का उनका तरीका अलग हो सकता है, पर अल्टीमेटली वो बुखार हटा रही है। फिर हमने देखा था एंटीसेप्टिक, जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ ग्रुप्स लेंगे और उनको लेके डिस्कस करेंगे। तो जिसमें पहला जो मैं चूज़ कर रही हूँ वो है एंटासिड्स। इसका जो नाम है वही क्लियर कर रहा है कि इसका काम क्या है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है डेली लाइफ की, जिसमें हम ये कंप्लेन करते हैं कि कई बार बहुत अधिक ऑयली फूड खाने से या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से एसिडिटी होने लगती है। और कुछ लोग में यह बहुत कॉमन डेली का एक रूटीन बन जाता है कि खाना टाइम पे नहीं खाया, या फिर जैसा मैंने कहा स्पाइसी फूड ले लिया तो एसिडिटी शुरू हो जाती है। बेसिकली एसिडिटी होती क्या है? जब हम खाना खाते हैं तो फाइनली वो स्टमक में जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, और हमारे स्टमक में रिलीज होता है HCl, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। जो भी हम खाना खाते हैं वो जब स्टमक में पहुंचता है तो जो स्टमक है उसमें रिलीज होता है HCl, और ये जो HCl है इसका काम है फूड का डाइजेशन करना। और जब हमारे शरीर स्टमक में एक्सेस HCl रिलीज होने लग जाए, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं एसिडिटी। इससे हमें इरिटेशन और पेन शुरू हो जाता है, स्टमक जलन होने लग जाती है, अचानक पेन शुरू हो जाता है, और इस प्रॉब्लम को कहते हैं एसिडिटी। तो जो एक्सेस HCl रिलीज हो गया है अननेसेसरी, जितना डाइजेशन के लिए चाहिए उससे ज़्यादा, जिसके कारण हमें शरीर में तकलीफ हो रही है, तो उसे अगर एसिडिटी कह रहे हैं, तो ये जो लेयर होती है स्टमक की उसमें इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण हमें इरिटेशन होता है या पेन होता है। और ये एसिडिटी अगर रेगुलर वे में हो रही है, लगातार हो रही है, तो इट मे लीड टू अल्सर। ये हो सकता है कि जो स्टमक है उसमें घाव बन जाए, जैसे अल्सर कहा जाता है। और ये वैसे तो हम एक बहुत कॉमन सी बीमारी के रूप में लेते हैं, या फिर इसे बीमारी नहीं मानते हैं, एक नॉर्मल रूटीन की दिक्कत कहते हैं। मगर ये अल्सर कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि स्टमक के ऑपरेशन के बाद इस अल्सर को निकालने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। तो जब भी हमें ये प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, तो हम जो मेडिसिन लेते हैं उन्हें कहते हैं एंटासिड्स। इनिशियल लेवल पे जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी तो उस वक्त हम जो लेते थे सब्सटेंस जो एंटासिड्स का काम करते थे, हम वो सब्सटेंस बात कर रहे हैं जो एंटासिड का काम करते हैं। उनमें कॉमन एग्जांपल्स आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं अगर हम घर में बेकिंग पाउडर यूज़ कर लें तो वो प्रॉब्लम दूर करता है। और बेकिंग पाउडर होता है केमिकली सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है जो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट भी यूज़ किया जा सकता है इसके लिए।
और एस ब्लॉक में जिसका जिक्र होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो कॉमन से लिक्विड्स हैं, सिरप्स हैं, शायद कभी प्रॉब्लम हुई तो आपने भी यूज़ किए हों, जो एंटासिड्स के रूप में मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, लाइक मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम के कंपाउंड लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, और एक और इसका एग्जाम्पल वो है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर स्टमक में HCl जो नॉर्मल केस में रिलीज़ होता ही है, वो ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो वो स्टमक की बॉल से इंटरेक्ट करके उसमें इरिटेशन, पेन और जलन जैसी फीलिंग स्टार्ट कर देता है, जिसे एसिडिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। इसे दूर करना ज़रूरी होता है क्योंकि अल्सर तक पहुंच सकती है, घाव बना सकती है स्टमक में, जिसकी सर्जरी के अलावा और कोई तरीका नहीं होता हटाने का। और मार्केट में कुछ सिरप बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं जो जाके उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, जिसमें घर में उपयोग होने वाला बेकिंग सोडा सबसे कॉमन है। और मार्केट में जो अवेलेबल है उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है कहना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जेल है, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। मगर इनमें भी कंपेयर किया जाता है कि विच इज़ बेटर। सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे अवॉइड करना चाहिए। उसमें ये है अवॉइड करना चाहिए, और जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उन्हें प्रेफर करना चाहिए। तो अब हम ये रीज़न देखना चाहते हैं कि भाई हाइड्रोक्साइड को क्यों प्रेफर करना चाहिए और इसे क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर बताऊँ, आपको ये बात का आइडिया तो होता ही नहीं कि आपकी बॉडी में कितना एसिड रिलीज हो रहा है। आपको एसिडिटी की फीलिंग आ रही है, आपको तकलीफ हो रही है शरीर में, तो आपने एक अंदाज से एक अमाउंट लिया और जो आपने कंज्यूम कर लिया। मगर यदि आप जो एसिड है बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, वो कम है और ये ज़्यादा है, तो होगा ये स्टमक में वो एसिड है जिसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने इसे कंज्यूम किया है। और मान लीजिए वो क्वांटिटी जो हमने कंज्यूम की है, तो अगर ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो फाइनली जो स्टमक है वो अल्कलाइन हो जाएगा, मतलब पीएच एसिडिक से बेसिक हो जाएगा। क्योंकि ये आप देखिए सॉल्ट है, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। ये आप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में पढ़ते हैं कि अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो अल्टीमेटली नेचर स्ट्रॉन्ग का डिसाइड होता है, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए मटेरियल जो है वो ये बेसिक कर देगा। तो यदि स्टमक बेसिक हो गया है तो अब होगा ये कि अभी प्रॉब्लम ये थी कि स्टमक में एसिडिटी थी, तब प्रॉब्लम ये हो गई कि स्टमक कैसा हो गया, बेसिक हो गया। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए अब हमारा जो स्टमक है वो जो है एक्सेस जो एसिड है वो रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब प्रॉब्लम वही है, क्योंकि हमारे स्टमक में कितना एसिड रिलीज हुआ उसके हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हमने जो है वो एक्सेस अगर सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, तो ये जो एक्सेस है ये एसिड तो कम पड़ गया, ये ज़्यादा हो गया, इसने मीडियम वगैरह कर दिया, बेसिक कर दिया, और इसने स्टमक को बेसिक करते ही उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक ने और ज़्यादा एसिड रिलीज करना शुरू कर दिया। जबकि जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, लाइक मैंने कहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, तो जो हाइड्रोक्साइड होते हैं whether they are more or less doesn't matter in compare to acid in the stomach। स्टमक में आपके जो भी एसिड है उससे वो ज़्यादा है या कम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आफ्टर न्यूट्रलिटी
एक बार न्यूट्रल हो जाए मतलब इक्वल क्वांटिटी तो कम से कम लेनी पड़ेगी। अगर कम लिया है तो डेफिनेटली आपको तकलीफ है, अभी भी पूरी तरह न्यूट्रल नहीं हो पाया। तो अगर आपने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया और यदि वो आफ्टर न्यूट्रलिटी इट्स स्टॉप डिजॉल्विंग, ये डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। तो अगर आपने ज़्यादा कंज्यूम भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। तो जो आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम है उससे आपको टेम्प्रेरी सही पर रिलीफ मिल जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं पहली मेडिसिन की कैटेगरी विच इज़ कॉल्ड एंटासिड। ये हमारे स्टमक में एक्सेस रिलीज होने वाले एसिड के कारण जो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इरिटेशन और पेन, उनको हटाते हैं, जो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, जिसमें सबसे कॉमन है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके अलावा फेमस में आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैंने कहा ये बेटर नहीं है, क्योंकि ये अगर आपने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है तो ये फिर स्टमक को बेसिक कर देता है और उसे न्यूट्रल करने के लिए स्टमक और ज़्यादा एसिड रिलीज करता है। इट इज़ प्रेफर टू यूज़ हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अगर एक बार मीडियम न्यूट्रल हो गया तो ये डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम इनके साथ क्रिएट नहीं होती। मगर यदि ओवरऑल देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, इवन हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, क्यों बेटर है, पर ये सिर्फ टेम्प्रेरी क्योर कर रहा है हमारे स्टमक को, ये परमानेंट रिलीव नहीं है। क्योंकि जो वही वजह थी जिसकी वजह से एक्सेस एसिड रिलीज हो रहा था बॉडी में, वो प्रॉब्लम तो अभी भी, क्योंकि इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उसने सिर्फ एसिड को हटाया। तो ये जो भी मेडिसिन्स हैं जो हमने अभी तक देखी, उनकी ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक उनकी ओवरऑल ये है कि ये टेम्प्रेरी रिलीफ देती है, ये परमानेंट क्योर नहीं देती। ये डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट क्योर। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो जो प्रॉब्लम थी, जिससे कारण एक्सेस एसिड रिलीज हो रहा था, वो बंद हो जाए। दे डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट क्योर। ये हमें पूरी तरह आराम नहीं देंगी। ये इनके साथ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कैसे दूर होती है, फिर हम ये देखते हैं। अब जब हम प्रॉब्लम की बात कर रहे थे कि इसे टेम्परेरी रिलीफ तो मिल गई, क्योंकि एसिड जो भी रिलीज हुआ था, जिससे तकलीफ हो रही थी, वो तो ठीक हो गया। अभी तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला ना। जिस वजह से एसिड रिलीज हो रहा था वो प्रॉब्लम तो अभी भी है। तो सबसे पहले हमको ये कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सबसे बड़ी डिस्कवरी किस वजह से करी? हिस्टामिन। अगर नाम सुना हो तो जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वही हिस्टामिन इज अ प्रोटीन रिलीज इन द बॉडी, और ये कहना चाहिए वो विलन है जिसके कारण ये प्रोसेस होती है। कैसे? तो मैं बात करी थी सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया था जब ये डिस्कवर हुआ कि हिस्टामिन नाम का एक प्रोटीन जो कि बॉडी में रिलीज होता है, ऐसा प्रोटीन, दोबारा इसका डिस्कशन होगा एलर्जी में। तो हिस्टामिन नाम का जो प्रोटीन है जो बॉडी में रिलीज होता है, ये रिसेप्टर्स पढ़े थे हमने, प्रोटीन रिसेप्टर्स जो ऑर्गन्स के बाहर होते हैं, जिनके साथ इंटरेक्शन करके उन्हें मैसेज दिया जाता है। ये रॉन्ग मैसेज कन्वे करता है। ये जो स्टमक है, ये जो भी प्रोटीन है, ये क्या करता है कि जो स्टमक है उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं ये उनके साथ इंटरेक्शन करता है ये, और उन्हें मैसेज करता है टू रिलीज एक्सेस एसिड एज वेल एज पेप्सिन, एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में काम आता है। तो ये है वो हिस्टामिन नाम का प्रोटीन जो जाता है और स्टमक के रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करके उसे इनिशिएट करता है, प्रोवोक करता है कि वो ज़्यादा एसिड और पेप्सिन रिलीज़ करे। तो हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव वे अपना सकते हैं बचने के लिए। कॉम्पिटिटिव याद हो तो आपको कुछ ऐसा सब्सटेंस जो सिमिलर शेप का हो और जाके उस साइड को ही ब्लॉक कर दे। बिल्कुल। तो हम यहाँ एक कॉम्पिटिटिव मेडिसिन लाते हैं जिसका शेप ऐसा होता है कि वो जाके, क्योंकि आप याद करें तो रिसेप्टर का अपना एक शेप होता है, शेप से एक्टिव होती है वो। ऐसा नहीं होता है कि वो कोई भी आकर उनसे इंटरेक्ट करेगा वो आके जुड़ जाएंगे। तो हमें एक ऐसा भी, अगर हिस्टामिन जाके जुड़ पा रहा तो हिस्टामिन का एक पर्टिकुलर शेप है जिससे कारण वो मैच कर पा रहा है। हम चाहते हैं कि हम एक मेडिसिन बनाएं जो जाके
ब्लॉक कर दे उसको, जिसकी वजह से अब हिस्टामिन जाए भी तो उसको साइट ही अवेलेबल नहीं हो जहाँ पर वो जाके इंटरेक्ट कर सके। तो सबसे पहले जो मेडिसिन डिस्कवर्ड हुई थी वो थी सिमेटिडाइन, या इसे टैगामेट के नाम से भी जानते हैं। नाम थोड़े टिपिकल हैं, 2-3 बार अगर रिवाइज किए जाए तो याद किए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है, और अभी तक जब तक दूसरी मेडिसिन डिस्कवर नहीं हुई थी, कहते हैं वर्ल्ड में सेल होने वाली एंटासिड्स की सबसे बड़ी डिमांड है इसकी, क्योंकि परमानेंट क्यों दिला रही है, या परमानेंटली उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी जिनके साथ हिस्टामिन इंटरेक्ट करके ज़्यादा एक्सेस एसिड रिलीज करवा रहा था। और ये दवाई पहली है सिमेटिडाइन, जिसे टैगामेट भी कहा जाता है। दूसरा जो डिस्कवर्ड हुई है वो है रेंटिडीन। इसका भी एक और नाम है ज़ेंटेक। पहली दवाई सिमेटिडाइन, दूसरा नाम टैगामेट, रेंटिडीन, दूसरा नाम ज़ेंटेक। अगला ओमीप्रेज़ोल, द मेडिसिन ओमीप्रेज़ोल। सेकेंड वाले का नाम सेम है, बस इनिशियल अलग है, लेंसोप्रेज़ोल। तो एक है ओमीप्रेज़ोल और एक है लेंसोप्रेज़ोल। तो ये मेडिसिन से, ये जो है कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स हैं किसकी, हिस्टामिन की, जाके वो उस रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली जिसके पास इंटरेक्ट करके एसिड्स और पेप्सिन के सिक्रेशन को हटाता है। तो पहली मेडिसिन सिमेटिडाइन, दूसरा नाम टैगामेट, रेंटिडाइन, ज़ेंटेक, ओमीप्रेज़ोल और लेंसोप्रेज़ोल। These are the antacids that give relief from the excess release of acid. सेकेंड मेडिसिन जो हम इस कैटेगरी की पढ़ रहे हैं वो है एंटीहिस्टामिन्स। अभी हमने बात की थी हिस्टामिन के बारे में। ये जो हिस्टामिन होता है ये प्रोटीन होता है जो बॉडी में रिलीज होता है। कई बार कुछ पर्सन हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इस हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी आँखों को नहीं दिखती। हम लगातार, अगर आप देखें, उनको देख सकते हैं तो आपको लगता है कि आप जब चल रहे हैं तो उनसे लगातार टकरा के चल रहे हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में चली जाती है जिन्हें फॉरेन सब्सटेंस कह सकते हैं, जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं है। हम फिल्टर लगा के तो सांस लेते नहीं। इसके अलावा जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर जा रही है। मगर हमारी बॉडी में होता है एक इम्यून सिस्टम। वो सिस्टम छोटी मोटी चीज़ों को यदि हमारी बॉडी में चला भी जाए या हमारे शरीर से टकरा भी जाए तो इफेक्ट नहीं डालता। मगर कुछ पर्सन इस हिस्टामिन के कारण उन चीज़ों को लेकर हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब किसी को फ़र्क पड़ रहा है तो किसी और को फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब उनकी बॉडी पर्टिकुलरली यह ऐसी हो चुकी है कि वो उस चीज़ को लेकर हाइपर सेंसिटिव। ऐसी कौन कौन सी चीज़ है? कई बार ये कोई ड्रग्स होती है, कोई दवाई होती है, जिसमें आप लोगों ने सुना एक आती है कैटेगरी सल्फा ड्रग, पढ़ेंगे इसके बारे में। कई बार सल्फा ड्रग्स होती हैं। और जो कई बार सल्फा ड्रग्स के अलावा एंटीबायोटिक्स, स्पेशली पेनिसिलिन जो होता है, उसको हर किसी को सूट नहीं करते। तो ये सुना होगा आपको, कई बार कुछ दवाइयाँ कुछ लोगों को सूट नहीं करती। इवन इस कैटेगरी में वो भी आ जाता है जो हम ऑल आउट यूज़ करते हैं, उसमें जो केमिकल रिलीज होते हैं, कई बार उसको लेकर वो लोग सेंसिटिव होते हैं, इचिंग हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं स्किन पे अगर वो चलते हैं। कई बार ईयर में प्रेजेंट कुछ चीज़ है, जैसे पोलन ग्रेन्स जो फूलों द्वारा रिलीज होते रहते हैं। डस्ट एक कॉमन प्रॉब्लम, छींक आना डस्ट के कारण, कुछ लोग एकदम से छींकें स्टार्ट हो जाती है जैसे डस्टिंग होती है। कैट फर, यहाँ स्पेसिफाई किया गया कैट फर, पर बेसिकली बात की कि बार जानवरों के जो बाल हैं वो उड़ते रहते हैं, उनसे भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। या कई बार पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड और फैब्रिक, फूड और फैब्रिक में आप जानते हैं कुछ लोग ठंडा नहीं खा सकते ज़्यादा, उससे एलर्जी होती है। कुछ लोग खट्टा नहीं खा सकते, उससे एलर्जी होती है। मैं अपनी बात करूँ तो खट्टे से एलर्जी हो जाती है।
फैब्रिक, कुछ लोग सिंथेटिक यूज़ करते हैं तो उनको रैशेस होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज बेसिकली ऑन एलर्जी। इसे हम अपनी लाइफ में एलर्जी के नाम से जानते हैं। और ये एलर्जी होती है ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी। कौन रिलीज होता है हमारी बॉडी में जिसके कारण एलर्जी होती है? वो है हिस्टामिन। वो हिस्टामिन है जिसके बॉडी में रिलीज होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इट्स अ प्रोटीन रिलीज बाय बॉडी इटसेल्फ। अब जब ये रिलीज होता है तो ये किस तरह अपीयर होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के? बहुत सारे। उसमें पहला सबसे कॉमन सिम्टम्स है, सिम्टम्स बता रहे हैं एलर्जी के। इसमें पहला है रैशेस, स्किन में रैशेस आ जाते हैं। इन्फ्लेमेशन, कई बार वो पर्टिकुलर पार्ट पे स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट इज कॉल्ड ईचिंग ऑफ हाइव्स। हाइव्स होता है मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसे कहते हैं। मतलब इस तरह की खुजली शुरू हो जाती है जैसे किसी मधुमक्खी ने काटा, ईचिंग शुरू हो जाती है। ईचिंग के अलावा कफिंग, स्नीजिंग, खांसी, सर्दी, स्नीजिंग, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। नेसल कंजेशन, नाक जो है वो बंद हो जाती है। ऐसा नहीं कि सारे सिम्टम्स एक साथ आए, कुछ आ सकते हैं कुछ नहीं आ सकते। ये सारी चीज़ें एलर्जी की निशानी में ही बता रहे हैं। या एक चीज़ जो बहुत आप लोगों ने लोगों के साथ में सुनी होगी, मोशन सिकनेस। ये मोशन सिकनेस क्या होता है? मोशन सिकनेस में 3 चीज़ें आती है, एयर, सी एंड रोड। शायद इन नाम को देख के आप समझ गए होंगे, या आप में से किसी को दिक्कत होगी तो याद आएगी। कुछ लोगों को सफ़र के दौरान गाड़ी में बैठते ही वॉमिट शुरू हो जाता है। कई बार कुछ लोगों को एयरप्लेन में होता है, कई लोग समुद्र की यात्रा में ऐसा होता है, कई लोगों को सड़क पे चलते वक्त हो जाता है। दिस इज ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ एलर्जी ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ एक्सेस हिस्टामिन इन द बॉडी। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम होने वाला नौशिया, जी मचलाना जो होता है, नौशिया इन प्रेगनेंसी। पोस्ट ऑपरेशन वॉमिटिंग, कई बार लोगों को ऑपरेशन के तुरंत बाद वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो ये मैं आपको जो जो बता रही हूँ ये सब एलर्जी के सिम्टम्स हैं कि जब भी बॉडी में एलर्जी होती है तब इनमें से कुछ न कुछ या एक से ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, और उसके लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल है हिस्टामिन। इन्हें जाना जाता है एक पोटेंट वैसोडायलेटर के नाम से। वैसोडायलेटर, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो वैसल्स को डायलेट करें, मगर ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन भी कराते हैं, यार पोटेंट वैसोडायलेटर। मगर बेसिकली फंक्शन की बात करें तो ये जो गट, लंबी एक डक्ट होती है जिसमें फूड पैसेज होता है, ब्रोंकाई द पार्ट ऑफ किडनी, तो ये जो मसल्स हैं किसकी, गट की एंड ब्रोंकाई की, उसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
जबकि यदि मैं बात करूं ब्लड वेसल्स, तो ये डायलेट ब्लड वेसल्स, मतलब जब ये बॉडी में रिलीज होता है तो ये कुछ वेसल्स को डायलेट कर रहा होता है, तो कुछ को ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन के रिजल्टेंट से हमारी बॉडी में एलर्जी शुरू हो जाती है। बस ये चीज़ होती है, मेटल से कई बार होती है रिलीज, आर्टिफिशियल चीज़ें कई लोग नहीं पहन पाते हैं, तो ऑल दीज आर ड्यू टू हिस्टामिन। तो ये वही है, कुछ रिसेप्टर्स है जिन पे जाके काम करता है, तो अगर हम उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो ये इंटरेक्शन करना बंद कर देगा, और वो मेडिसिन्स कहलाएंगी एंटी हिस्टामिन, जो हमें उस प्रॉब्लम से निजात दिलाएगी। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, और ये मेडिसिन बिल्कुल वैसे ही काम कर रही हैं कि वो रिसेप्टर जिस पे जाके ये इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करके ये डायलेट करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं, उसे ब्लॉक कर दिया जाए, जिससे जाके कुछ कर ही नहीं पाए। उस कैटेगरी में एक आती है मेडिसिन, इट्स ब्रोमफेनिरामीन। ब्रोमफेनिरामीन याद करें, मैंने कहा दवाइयों के नाम थोड़े बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। और हमने देखा जैसे सिमेटिडाइन, टैगामेट, ये कौन सी थी, एंटासिड, रेंटिडीन, जेंटेक, इसके अलावा ओमीप्रिजोल, लेंसोप्राजोल, ये एंटासिड्स थे। और यहाँ पर ब्रोमफेनिरामीन और टर्फेनाडाइन, ये हैं वो जो कि मेडिसिन्स के रूप में यूज़ होते हैं। और उसके अलावा हमने कुछ सब्सटेंस बताए थे एंटासिड के, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जिसमें बेटर कौन है, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो न्यूट्रलिटी मेंटेन होने के बाद एक्सेस रिलीज नहीं होते, जबकि बाइकार्बोनेट यदि ज़्यादा हो तो वो स्टमक को अल्कलाइन करके और ज़्यादा एसिड रिलीज़ करवा सकता है। और उसी तरह हमने कहा हिस्टामिन जो होता है वो सिर्फ एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, हमारी बॉडी में जब हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है, जिसमें वो चीज़ें जिनसे हमारी बॉडी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जिनको लेकर उनको भी रिएक्ट करने लग जाती हैं, जैसे रैशेस, कफिंग, स्नीजिंग, नेसल कंजेशन, वॉमिटिंग, नोशिया, ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। उसे कहते हैं एलर्जी, जो हिस्टामिन के कारण होती है, जो बॉडी में कुछ मसल्स को डायलेट करती है, कुछ को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। उनके अपने रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे ये जाके काम करती है, जिनमें एक एग्जांपल है ब्रोमफेनिरामीन और दूसरा है टर्फेनाडाइन। इस पर एक सवाल बनता है, वो ये है कि हमने देखा हिस्टामिन के रिसेप्टर ब्लॉक करने का काम एंटासिड भी करता है और एंटी हिस्टामिन भी करता है, पर यदि आप एसिडिटी की ट्रीटमेंट ले रहे तो उससे स्टमक पे काम करेगा, वो स्किन या जो भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से नौशिया वगैरह हो रही है वहाँ इंटरेक्ट नहीं करेगा। इसकी वजह है रिसेप्टर का स्पेसिफाइड शेप। तो जो एंटासिड्स होते हैं उनका स्पेशली मेडिसिन का शेप ऐसा डिज़ाइन होता है कि वो सिर्फ स्टमक की वॉल पे ही जाके इंटरेक्ट करते हैं, बाकी और किसी रिसेप्टर के साथ नहीं करते। उसी तरह इन मेडिसिन का शेप इस तरह डिज़ाइन होता है कि ये स्टमक पे जाके एक्ट नहीं करते, इस पर्टिकुलर स्किन पोर्शंस या उस जगह पे जाके एक्ट करते हैं जहाँ पर वो प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब एंटासिड्स और एंटी हिस्टामिन दोनों एक दूसरे के फंक्शन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते।